दोस्तों, अगर आप भी एक अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आपको सीखना चाहिए एसक्यूएल, क्योंकि इसे सीखने के बाद आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एसक्यूएल डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिसिस्ट बनकर कंपनी से एक अच्छी सैलरी की डिमांड कर सकते हैं। और अभी हर बड़ी कंपनी जिसके पास भी लार्ज डाटा है वो अपनी कंपनी के लिए डेटा एनालिसिस्ट की वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो बस मैंने एसक्यूएल की डिमांड को समझते हुए आपके लिए 21 डेज का एक कंप्लीट जीरो टू हीरो एसक्यूएल कोर्स प्लान करा है और ये इस कोर्स का फर्स्ट वीडियो है। तो बस आप वीडियो को पूरा देखना और मेरी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। ऑलराइट फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एसक्यूएल सीखने के लिए एसक्यूएल के कुछ फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा। अगर आप इन्हें छोड़ देते हैं तो आपको आगे एसक्यूएल समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगी और इंटरव्यू में भी काफी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। आप देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज डेटा की। डेटा क्या होता है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पीसी में या आपके मोबाइल में है वो सभी क्या है? डेटा ही तो है। अब जो डेटा है ना वो आपके नाम के रूप में हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, आपकी हाइट हो सकती है, आपका फोन नंबर हो सकता है, पिक्चर्स हो सकती हैं, पीडीएफ फाइल्स हो सकती हैं, ऑडियो फाइल्स हो सकती हैं। ये सभी क्या है? डेटा है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जब भी आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर सबसे पहले आपको उस कंपनी को अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है और वो इंफॉर्मेशन आपका नाम, एज, फोन नंबर वगैरह होती है। इसलिए इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज क्रिएटेड बाय डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अब जो डेटा आप कंपनीज को प्रोवाइड कर रहे हो वो डेटा का कलेक्शन क्या कहलाएगा? डेटाबेस। जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, इनके पास कितना डाटा है मैं आपको काउंट करके भी नहीं बता सकता। तो ये कंपनीज क्या करती हैं? आपके डेटा को अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखती है और इन डेटाबेस को स्टोर करने के लिए ये कुछ एप्लीकेशंस का यूज करते हैं बैकएंड में। उन एप्लीकेशंस को डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कहते हैं और इन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर माईएसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर और पोस्टग्रेसक्यूएल आता है। तो ये सभी सॉफ्टवेयर क्या है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही है। अब देखिए, इन एप्लीकेशंस का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि इन एप्लीकेशंस की हेल्प से ही डेटाबेस क्रिएट होता है और उसके अंदर आपका डेटा स्टोर होता है। इसे हम आगे अभी डिटेल में सीखेंगे। यहाँ देखिए, मैंने लिखा हुआ है इट कैन बी एक्सेस्ड एंड मैनेज बाय द यूजर वेरी इजिली। इन एप्लीकेशंस का यूज करने की वजह से ही यूजर के लिए डेटा को एक्सेस करना और मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है और इन एप्लीकेशन को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट में बोलते हैं हम डीबीएमएस और फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डेटाबेस की तो दो तरह का डेटाबेस होता है, रिलेशनल डेटाबेस आरडीबीएमएस और एक होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस, यानी इसे हम नो एसक्यूएल डेटाबेस भी कहते हैं। इसके पीछे रीजन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस। रिलेशनल डेटाबेसेस कौन से होते हैं? जिनमें डेटा टेबल के फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। ऐसे सभी डेटाबेस जिनके अंदर भी टेबल बनी होती है और डेटा आपका टेबल फॉर्मेट में होता है वह सभी रिलेशनल डेटाबेसेस कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं जो कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आते हैं, जैसे माईएसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ओरेकल डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। इन सभी डेटाबेसेस को जब हम यूज करते हैं तो हमेशा डेटा टेबल फॉर्मेट में ही स्टोर होता है, इसलिए इन्हें रिलेशनल डेटाबेस के अंदर रखा जाता है। और ये सभी जो आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं ये एक लैंग्वेज का यूज करते हैं जिसे हम आगे सीखेंगे अभी डिटेल में, वो है एसक्यूएल लैंग्वेज का। ठीक है। इसके बाद जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस होते हैं वो नो एसक्यूएल डेटाबेस भी कहलाते हैं। देखिए, आपसे एग्जाम में, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है नो एसक्यूएल डेटाबेस किसे कहा जाता है, तो आपको बोलना है नॉन रिलेशनल जो डेटाबेसेस होते हैं उन्हें नो एसक्यूएल डेटाबेस भी कहा जाता है। इसके पीछे एक रीजन है, वो है डिजाइन्ड फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। मतलब इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है ना वो टेबल फॉर्मेट में स्टोर नहीं होता, एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, इसलिए इसे नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर रखा गया है। इसलिए इसे नो एसक्यूएल डेटाबेस भी कहा जाता है। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो है मोंगोडीबी। इसे मैं आपको अलग से सिखा दूंगा। अगर एसक्यूएल सीरीज पर काफी व्यूज आते हैं तो इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे व्हाट इज एसक्यूएल और इसे ही हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। अब यहाँ पर कई बार जो बिगनर स्टूडेंट होते हैं ना उनके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और कंफ्यूजन क्या होता है? वो एसक्यूएल को एक सॉफ्टवेयर समझ लेते हैं, जबकि एसक्यूएल कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे आपको सीखना है, क्योंकि एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज की जाती है डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। अब इस बात को मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अमेजोन का एक डेटाबेस है। ठीक है। इस डेटाबेस के अंदर, ये अमेजोन का डेटाबेस हो गया। ठीक है। इस डेटाबेस के अंदर यूजर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, एक यूजर है।
ये यूज़र जब अपना अकाउंट अमेजोन पर बना लेता है तो एक्चुअल में वो अकाउंट उसका डेटाबेस में जाकर स्टोर हो जाता है। जब भी कोई वो प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो वो यहीं से इन्फॉर्मेशन उसकी फैच की जाती है और जितने भी अमेजोन पर प्रोडक्ट स्टोर है वो सभी उसके एक डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखे हुए हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि जब भी यूज़र किसी डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, उसको बीच में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जो उसके लिए काम करे। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर कौन से हो गए? वो सॉफ्टवेयर ये सभी सॉफ्टवेयर हो गए जो यहाँ पर ऊपर मैंने लिखे हुए हैं, चाहे वो ओरेकल हो सकता है, वो माईएसक्यूएल हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो सकता है या पोस्टग्रेसक्यूएल हो सकती है। ठीक है, ये सभी सॉफ्टवेयर यूजर के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसकी हेल्प से वो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कर पाता है, वहां से डेटा को एक्सेस कर पाता है, वहां पर डेटा को अपलोड कर पाता है। डायरेक्ट यूजर किसी भी कंपनी के सर्वर पर डेटा को स्टोर नहीं कर सकता और ना ही एक्सेस कर सकता, बीच में हमेशा इन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ना, यूजर से कमांड को लेते हैं और यूजर को आउटपुट देते हैं, तो बीच में एक लैंग्वेज का यूज करते हैं और उस लैंग्वेज का नाम क्या है? एसक्यूएल। और इस एसक्यूएल लैंग्वेज को ही हमें सीखना है। जिस भी स्टूडेंट ने अगर एसक्यूएल लैंग्वेज को अच्छे से सीख लिया तो वो इनमें से सभी पर काम कर सकता है। ओरेकल को भी यूज में ले सकता है, वो माईएसक्यूएल भी चला सकता है, वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर चला सकता है, पोस्टग्रेसक्यूएल चला सकता है, और वो स्टूडेंट ऐसे कोई भी आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर को चला सकता है जो कि एसक्यूएल का यूज करते हो। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, वो एसक्यूएल को ही सॉफ्टवेयर मान बैठते हैं, जबकि एसक्यूएल सॉफ्टवेयर नहीं है, वो तो एक लैंग्वेज है जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज में लाई जाती है। और इस लैंग्वेज को कौन यूज करता है? ये सभी आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के रूप में हमें क्या यूज करना पड़ता है? चाहे तो हम ओरेकल यूज करें, माईएसक्यूएल करें, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर करें या पोस्टग्रेसक्यूएल यूज करें, ये हमारी चॉइस है। बट हमें इन सॉफ्टवेयर के अंदर यूज में एसक्यूएल को ही लाना पड़ता है, यानी इस लैंग्वेज को यूज में लाना पड़ता है। और इस लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी कमांड्स होते हैं वो सभी हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो आज के बाद कंफ्यूज मत होना, एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बनाई गई है। अब देखिए यहाँ पर एसक्यूएल का यूज कुछ कर्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, और वो कौन से हैं? जैसे कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। अभी आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि कर्ड ऑपरेशन के अंदर क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट आता है। क्रिएट मतलब जब आप डेटाबेस को क्रिएट करते हो तो डेटाबेस क्रिएट करना कहलाता है। जब आप डेटाबेस से डेटा को रीड करते हो तो रीड हो गया। जब डेटाबेस में आप कोई चेंजेस करते हो, उसका नाम बदलते हो तो अपडेट करना हो गया। और जब डेटाबेस को आप डिलीट कर देते हो तो वो डिलीट करना हो गया। तो ये सब कर्ड ऑपरेशन होते हैं जिसे अभी हम आगे डिटेल में सीखने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, अगर हम एसक्यूएल की हिस्ट्री की बात करें तो एसक्यूएल को 1970s में आईबीएम के अंदर डोनाल्ड डी और रेमंड एफ ने मिलकर बनाया था। शुरुआती दिनों में इसका नाम सीक्वल था। आपको कई लोग एसक्यूएल को सीक्वल कहते हुए भी मिल जाएंगे। उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि शुरुआत में इसका नाम सीक्वल था। इसकी फुल फॉर्म थी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। लेकिन समय के साथ साथ जब एसक्यूएल आगे चलकर स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनी और इसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ यूज किया जाने लगा, तब इसका नाम सीक्वल से बदलकर एसक्यूएल रख दिया गया और आज इसे एसक्यूएल हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के नाम से ही जानते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है व्हाट इज टेबल, क्योंकि डेटाबेस के अंदर टेबल्स ही क्रिएट की जाती हैं और टेबल्स के अंदर ही क्या होता है? डेटा स्टोर होता है। जब आप अपने डेटा को रो एंड कॉलम में स्टोर कर देते हैं तो वो टेबल बन जाती है। ठीक है, हर डेटाबेस के अंदर टेबल्स के अंदर डेटा इसी फॉर्मेट में स्टोर होता है। एक डेटाबेस के अंदर अगर हम डेटाबेस की बात करें, जैसे मान लो स्कूल नाम का एक डेटाबेस हो गया। स्कूल डेटाबेस के अंदर कई सारी टेबल्स हो सकती हैं, जैसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन वाली टेबल हो सकती है जिसमें स्टूडेंट का नाम, फोन नंबर वगैरह ये सब चीजें जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हो। एक टेबल स्टाफ की अलग से हो सकती है जिसमें स्टाफ की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, स्टाफ वाली हो सकती है। तो एक डेटाबेस के अंदर कई सारी टेबल्स को क्रिएट किया जा सकता है। अब मैं आपको एसक्यूएल के सभी कमांड्स प्रैक्टिकल के साथ यूज करना सिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको भी अपने पीसी में या तो माईएसक्यूएल डीबीएमएस या फिर पोस्टग्रेसक्यूएल डीबीएमएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन इस कोर्स में मैं माईएसक्यूएल डीबीएमएस को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। उसके बाद आपको डाउनलोड्स पर क्लिक करना है। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा माईएसक्यूएल कम्युनिटी डाउनलोड्स, इस पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा माईएसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करना। यहाँ से आप ये फर्स्ट वाला डाउनलोड कर लेना। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप नो थैंक्स पर क्लिक करके इसे स्टार्ट कर सकते हो डाउनलोड करना। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड भी हो चुका है। अब इसकी इंस्टॉलर फाइल आपको आपके पीसी के डाउनलोड वाले फोल्डर में मिल जाएगी। तो मैं इसे ओपन करता हूं। तो यहाँ पर देखिए इसकी इंस्टॉलर विंडो आ चुकी
चुकी है। यहाँ से आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ सर्वर साइड काम करना है तो आप सर्वर ओनली रख सकते हैं। आप क्लाइंट बन के काम करना चाहते हो तो यहाँ से क्लाइंट ओनली सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम आपके पास ऑप्शन है, बट मैं यहाँ से फुल सेलेक्ट करूंगा तो आप भी फुली सेलेक्ट कर लेना और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको सभी फाइल को एग्जीक्यूट करना होगा, तो मैं एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। सभी फाइल्स डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप थोड़ा वेट करना। जब सभी फाइल एक बार डाउनलोड हो जाएगी तो उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। फिर से आपको एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करना है, फिर से थोड़ा वेट करना है, कुछ फाइल वापस से इंस्टॉल होगी। सभी फाइल्स यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अगेन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर देना है, तो मैं यहाँ पर एक अपना पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। इस पासवर्ड को आपको याद रखना है, अगर आप भूल जाते हैं तो आपको फिर से सेटअप करना होगा। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अगेन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक कर देना है, तो सभी फाइल्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब लास्ट में आपको फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। फिर से नेक्स्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना वो पासवर्ड एंटर करना है जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पर दिया था। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ और अब आपको चेक पर क्लिक करके एक बार देखना है कि पासवर्ड सही है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए कनेक्शन सक्सीड लिखा आ चुका है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से एग्जीक्यूट कर देता हूँ और लास्ट में मैं यहाँ पर फिनिश बटन पर क्लिक कर देता हूँ। फिर से नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं फिनिश बटन पर क्लिक कर देता हूँ और ये जो विंडोज ओपन हुई है इसे हम क्लोज कर देंगे, पीछे वाली को देखिए यहाँ पर ये। और अब यहाँ पर आपके सामने भी ये वाली विंडो ओपन होगी जहाँ लिखा होगा MySQL वर्कबेंच। ठीक है, यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट एक कनेक्शन बना हुआ मिलेगा। अगर ये नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक करना, यहाँ पर अपना कोई भी कनेक्शन का नाम रख लेना। यहाँ पर मैंने न्यू कनेक्शन टाइप कर दिया। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड के सामने इस बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको वही पासवर्ड एंटर करना है जो आपने इंस्टॉलेशन के दौरान दिया था। तो मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर दिया, ओके पर क्लिक करा। अब यहाँ पर आपको एक बार टेस्ट कनेक्शन बटन पर क्लिक करके चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए विंडो ओपन हो चुकी है जिसमें लिखा है सक्सेसफुली मेड द एसक्यूएल कनेक्शन। ओके कर देना है और यहाँ पर भी ओके कर देना है। तो यहाँ पर एक नया कनेक्शन बन चुका है। अब मैं इस कनेक्शन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे सामने MySQL वर्कबेंच की मेन विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको साइड में जो विंडो दिखाई दे रही है इसे ऐसे ड्रैग करके साइड में कर दें, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हम जितने भी एसक्यूएल के कमांड सीखेंगे वो इसी विंडो में अप्लाई करेंगे, जितनी भी क्वेरीज वगैरह चलाएंगे वो सब यहीं से चलाएंगे। ठीक है, ये सबसे मेन विंडो है। यहाँ पर साइड में आपको डेटाबेसेस और टेबल्स दिखाई देगी जो आगे मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिलहाल डे 1 की क्लास में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिसे एसक्यूएल सीखकर अपना कैरियर बनाना हो।